हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो 15 से 22 फरवरी का पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके आगे 23 से 28 फरवरी का जो एनालिसिस है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीकली कंप्लीट कर करके हमारा जो पिछले मंथ्स का पिछले डेज का जो एनालिसिस बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर जैसे ये आपका हो जाएगा फिर वापस से हम आपका डेली बेसिस पे एज यूजुअल जैसे करा करते थे वैसे उसको डिस्कस करेंगे। तो जब तक वीकली चलेगा तो वीडियो का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ न्यूज आपकी ज्यादा एड ऑन हो जाती हैं, तो उसको ज्यादा सीरियसली और ज्यादा थोड़ा सिंसियरली बैठ के आपको ये टॉपिक्स अटेंड करने हैं। ठीक है, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं सर 23 से 28 फरवरी की न्यूज एनालिसिस। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, न्यूज स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीजीटी एंड पीजीटी के रिगार्डिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, नए बैचेस बने हैं, हमने डेमो लेक्चर्स भी करा दिए हैं। तो अगर आपके कोई भी कंसर्न सब्जेक्ट है या जीके प्लस इंग्लिश आपको ज्वाइन करना है या कोई भी उसकी क्वेरी है फीस के रिगार्डिंग, कोर्स ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, डेमो के रिगार्डिंग, तो आप जो गिवन नंबर है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा एक अलग टीम है जो उस पे काम कर रहा है। तो 8822599036 इस नंबर पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको टीजीटी एंड पीजीटी के रिगार्डिंग सारी जानकारी मिल जाएगी। प्लस ये जो पूरी हम एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका क्या चाहिए, पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको ये क्यूआर कोड से स्कैन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी, वहां से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है सर, फ्रंटियर हाईवे गेम चेंजर फॉर अरुणाचल बॉर्डर डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक फ्रंटियर हाईवे बन रहा है, तो ये आपका जो पूरी मैकमहन लाइन है उसके ही इर्द गिर्द इसको क्रिएट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इससे बहुत ज्यादा फायदा अपने अरुणाचल को होगा, क्योंकि ये हाईवे पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट कर देगा अरुणाचल का। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिटेल डिस्कस करें तो हाँ, तो जो हमारे केंद्र मंत्री जी हैं किरण रिजिजू जी, जो अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं, हैज हाईलाइटेड द अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव फॉर द बॉर्डर रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैकमहन लाइन पे है, तो ये कौन से रीजन्स को फायदा पहुंचाएगा, ये फायदा पहुंचाएगा सर आपका बॉर्डर रीजन्स पे। ठीक है, ओके। तो दिस प्रोजेक्ट इज पोइज्ड टू सिग्निफिकेंटली इनहेंस कनेक्टिविटी, bolster security and stimulate सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई सर ओवरऑल बात जो हम लोग जनरली आंसर्स वगैरह में लिखते हैं। ये जो पूरी एनालिसिस हम बना रहे हैं ये आपका इस हिसाब से बना रहे हैं कि आपका जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है वो तो आपके प्रिपेयर हो ही, साथ ही साथ आपका एपीपीएससी का मेंस लेवल तक का प्रिपरेशन हो जाए। एक बड़ा रहता है ना सर कि करंट अफेयर्स अरुणाचल से स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गए तो हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो आपके उसी कंटेंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अरुणाचल स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपके ना फंसे। ठीक है, तो अपने अरुणाचल में स्टूडेंट्स का एक बड़ा कंसर्न होता है कि सर पॉलिटी इकोनॉमी तो कहीं भी मिल जा रहा है, अरुणाचल स्पेसिफिक कंटेंट की दिक्कत होती है। तो ये पूरी जो सीरीज है इसमें आपको करने के बाद अरुणाचल से रिलेटेड कोई दिक्कत ही नहीं लेनी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में। ठीक है, आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके इसमें से न्यूज में से बन सकते हैं, वो सब हमने आपके क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। तो ये फ्रंटियर हाईवे बन कहां रहा है सर, तो फ्रंटियर हाईवे की अगर हम बात करें तो ये तो अपना देखो अरुणाचल है। ठीक है, देखो मैं यहां पर पहले लिख दिया है रिप्रेजेंटेशन पिक्चर नॉट शोइंग एक्चुअल एलएसी डिमार्केशन, तो ये आइडिया लेने के लिए है। तो इसमें सर एक चीज आप समझो, ये कहां से कहां तक, ये अपना तवांग है सर, ये अपना तवांग वाला एरिया। तो ईस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, ट्यूटिंग, मेचुका, ये जो शियोमी वाला डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा होते हुए दिबांग वैली है ना, देसाली, चांगलांग, किबितू है ना, फिर आपका डोंग, हवाई, और ये आपका विजयनगर वाला जो पूरा एरिया है ये कवर करेगा। यानी आप देख रहे हो पूरा जो अरुणाचल का अपना बॉर्डर रीजन है
उसको ये हाईवे कवर करेगा। तो किस हद तक ये अरुणाचल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इमेज मैंने इसलिए ऐड कर दी ताकि आप आइडिया से समझ पाओ ये कहाँ है हाईवे। ठीक है, अब सर इस पे अगर हम बात करें इस हाईवे का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये इंडिया चाइना बॉर्डर के पैरेलल रन करेगा अराउंड 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी जो बॉर्डर पे स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, उसको भी ये इंक्रीज करेगा। एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूव ट्रू मोबिलिटी इन द रीजन। जैसे अभी हम बात करें तो हमारे जो बॉर्डर रीजन है वहां पर डेवलपमेंट की कमी देखने को मिलती है। तो अगर कल कोई मान लीजिए वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो हमारी जो ट्रूप्स हैं उनको उधर मूव करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये हाईवे बन जाएगा तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। दूसरा, कई बार क्या होता है जो बॉर्डर रीजन्स होते हैं वहां पर डेवलपमेंट रह जाता है कंपेयर टू मेनली एंड आपके जो सेंट्रल में एरियाज होते हैं। तो ये जो हाईवे है हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर भी डेवलपमेंट को तेजी से फैलाएगा। ठीक है, ऑलराइट सर। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सर 42,000 करोड़ का अराउंड एक्सपेक्टेड है इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। और आगे अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की बात करें तो ये आपका करीब करीब 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। ठीक है, तो ये आपका लगभग जितने भी अपने अरुणाचल के रिमोट एरियाज हैं उनको बेटर करेगा और उनको मार्केट से एक्सेस अच्छा करेगा। मार्केट से एक्सेस मिलेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कनेक्ट होंगी और साथ ही साथ आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज भी कनेक्ट होंगी। तो इन सारी चीजों से आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अरुणाचल में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हाँ सर, ये हो गया आपका ये हाईवे से रिलेटेड न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है आपका रेयर नदर्न पिनटेल साइटेड इन तवांग। तो ये एक चिड़िया ऐसा देख लो, पिनटेल कहते हैं इसे। ठीक है, ये तवांग में देखने को मिली। तो ये जनरली आपका तवांग में देखने को नहीं मिलती है, उसके बावजूद देखने को मिल गई, इसलिए ये आपका न्यूज में है। ठीक है, अगर कबूतर दिख जाता तो इतना न्यूज में नहीं होता। ठीक है, तो नदन पिनटेल की अगर हम बात करें तो नदन पिनटेल क्या है, ग्रेसफुल माइग्रेटरी वाटर फ्लो रिनोन्ड फॉर इट्स स्लेंडर नेक। इसकी गर्दन देखो सर कितनी प्यारी है। ठीक है, एंड इलोंगेटेड टेल फेदर्स। ठीक है, तो ये टेल फेदर्स और ये स्लेंडर नेक के लिए ये अपना फेमस है, ये इसके पहचान है। ठीक है, जो मेल्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं आपका चॉकलेट ब्राउन हेड, जबकि विद अ व्हाइट स्ट्रिप एक्सटेंडिंग डाउन द नेक, while females are mottled brown providing effective camouflage। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है, एक बार पढ़ लेना, एज इट इज याद मत करने लगना है ना, एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। ओके, हैबिटेट और माइग्रेशन मतलब ये कहां रह पाए जाते हैं। तो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये आपका ओपन वेटलैंड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग मार्शेस। मार्शेस मतलब जो दलदल टाइप के एरिया होते हैं। ठीक है, एंड शैलो लेक्स मतलब ऐसे लेक्स जहां पर डेप्थ थोड़ी सी कम होती है, वहां ये जनरली ये इनका हैबिटेट है। ठीक है, माइग्रेटरी रेंज काफी एक्सटेंसिव होती है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया माइग्रेट करते हैं एंड यूजुअली माइग्रेट टू सब ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यूरिंग विंटर। लेकिन अपना जो तवांग वाला एरिया है यहां पर ये पहले देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ नदर्न पिंटेल्स एट सच एन एलिवेटेड एल्टीट्यूड इन तवांग इन अनप्रेसिडेंटेड। तवांग एक आपका हाइट पे एरिया है, तो ये जनरली आपका इतनी हाइट पे नहीं पाए जाते थे, तो इसलिए ये एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। अब इससे क्या है, और जो आपका एडिटर है वो कह रहे हैं कि इससे फायदा क्या होगा, या ये कह लो इससे होगा क्या, इट एम्फेसाइज द नीड फॉर कंटिन्यूड रिसर्च एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट दीज स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता चल रहा है कि सर जो एवियन इकोलॉजी है और जो माइग्रेशन है उसमें अभी हमें और पढ़ाई करने की जरूरत है, उसको और बेहतर समझने की जरूरत है, उस पर और ज्यादा
काम करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जो नेचर एंथुसियास्ट है जाम्बे दोंदू, जिन्होंने ये पूरी साइटिंग डॉक्यूमेंट की है, noted that these birds are typically not found at such heights, making this occurrence exceptional, ठीक है। तो इसी वजह से हमें अभी एवियन इकोलॉजी में और ज्यादा एक्सटेंसिव अपनी काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये कुछ आपके ये सारे पॉइंट जैसे मेंस स्पेसिफिक हैं, आप उसमें इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है सर, एवरी विलेज इन अरुणाचल विल हैव मोबाइल नेटवर्क बीएसएनएल। तो बीएसएनएल ने कसम खा ली है कि अपना अरुणाचल में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसको हम दूर करेंगे। तो ये बड़ी ही मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट बात है कि इन द 21st सेंचुरी हमारे देश में अभी भी ऐसी एरियाज है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो बीएसएनएल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बीएसएनएल को ऐसा क्यों ख्याल आया कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे? क्या बीएसएनएल को कोई सपने में आया था? बीएसएनएल ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी सरकार के इनिशिएटिव पे चलेगी। और सरकार का क्या इनिशिएटिव है? डिजिटल इंडिया, भारत नेट। इनका पर्पस क्या है? जो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना देश भर में, चीजों को डिजिटलाइज करना। और भारत नेट का पर्पस है पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे एक होता है इनकम डिवाइड, कि एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है, एक एरिया जिसके पास बहुत पैसा है और एक जिसके पास बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से एक टर्म होता है डिजिटल डिवाइड, मतलब एक एरिया ऐसा है जिनके पास डिजिटल लिटरेसी है, इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, बट एक एरिया ऐसा है जिनके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो मतलब मान लो ईटानगर में, नाहरलगुन में है, कंपेरेटिवली उनके पास बहुत अच्छा इंटरनेट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रिमोट एरियाज में हैं जिनका मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर क्लास देखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक एरिया में जाना पड़ता है, हम वहां क्लास देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो अभी इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो इसी डिजिटल डिवाइड को ये रिड्यूस करेगा। तो ये बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव ले रहा है बीएसएनएल, जो आगे चल के अरुणाचल में बहुत फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसका इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो डिजिटल इंक्लूजन होगा, जो रिमोट एरियाज में लोग हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, ठीक है, उनको एक्सेस मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कैसे सर? ई कॉमर्स बढ़ेगा। जैसे ईटानगर में आप कुछ मंगाना चाहते हो, तुरंत आपने क्या करा, अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, ठीक है। कुछ खाना है तो अपना फूड ऑर्डर कर दिया। अब इसी तरह से, लेकिन जो मान लो रिमोट एरिया में पर्सन है जहां इंटरनेट नहीं है, तो वहां कहां से अमेजोन चलाओगे, ठीक है। तो अमेजोन की सर्विसेज इस तरह से बढ़ेंगी, है ना। जैसे अभी अपना ईटानगर में एपी ईट्स है, जोमेटो है, तो ये सर्विसेज बढ़ेगी, तो ई कॉमर्स को फायदा होगा। ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ेगी, ठीक है, और जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। अभी अपने जैसे बड़े शहर में क्या होता है, हमने क्यूआर मांगा, पे करा, चल दिए, ठीक है। तो हम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूसिव हो गए, अकाउंट है, ऑनलाइन बैंकिंग कर पा रहे हैं। बट रिमोट एरिया में पर्सन करना भी चाह रहा है तो उसके पास इंटरनेट नहीं है, तो ये सारी चीजें रिजॉल्व होंगी। और क्या है सर? एजुकेशन बेनिफिट्स होंगे, ऑनलाइन लर्निंग को फायदा होगा। जैसे हमारे ही एग्जाम्पल ले लिए, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ईटानगर भी नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लास का सोचते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं। तो कंपेयर टू उनके जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, जो ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैप भी क्रिएट कर रहा है। तो अब अगर रिमोट एरिया जहां पर इंटरनेट की कमी है वहां पर प्रॉपर इंटरनेट पहुंचेगा, तो वहां के भी एस्पिरेंट्स प्रॉपर क्लास कर पाएंगे, तो वो भी उनके ही बराबर काम करेंगे, ठीक है। हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट्स होंगी, जैसे इट फैसिलिटेट्स टेलीमेडिसिन and remote consultations, reducing dependency on distant medical facilities, ठीक है। ये आपका जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी आपका फिर डिजिटलाइज हो जाएंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, तो सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स में आपका सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी आसानी हो पाएगा कम्युनिकेट करना और बाहर जानकारी प्रॉपर पहुंचा पाना, ठीक है। तो ये भी फायदा मिलेगा। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या हैं?
देखो कहने को तो कर सकते हैं, तो मतलब सवाल आता है कि अभी तक करा क्यों नहीं, बीएसएनएल क्यों नहीं कर पाया अभी तक, अभी ऐसा क्या उसने सपने में देख लिया जो कहा कि अब करेंगे। ठीक है, हिली एरियाज में ये आपका इलेक्ट्रिफिकेशन करना और ये टावर्स लगाना ये काफी मुश्किल काम होता है। ठीक है, डिफिकल्ट टेरेन, तो टेरेन की वजह से दिक्कत आती है, इसी वजह से अभी तक ये काम नहीं हो पाया, अदरवाइज तो हो ही जाना था। ठीक है, तो बीएसएनएल का जो प्लान है एवरी विलेज को कनेक्ट करना अपने अरुणाचल में, तो ये एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स डिजिटल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कब होगी? अब ऐसा भी नहीं कि कह दिया तो हो ही जाएगा, करना पड़ेगा। कैसे होगा सर? इट विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी सपोर्ट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू ओवरकम ज्योग्राफिकल चैलेंजेस। अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ इनोवेटिव तरीके भी हमें ढूंढते रहना चाहिए जिससे इसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, ये इनिशिएटिव किसके साथ अलाइन होता है? जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सिक्योरिटी इनहेंसमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ये सरकार का पर्पस है, इनके साथ ये आपका इनिशिएटिव अलाइन होता है। मतलब ये इनिशिएटिव इन सारी चीजों में फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यहां तक की बात आप अच्छे से समझ गए हैं तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आफ्रा 1978। देखिए अपना जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है वो कई टाइम से लगातार न्यूज में बनता आ रहा है, तो इसके रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो क्लास है, इस क्लास का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें कोई भी इश्यू हो, कोई भी मुद्दा हो, उसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना है। एग्जाम में अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं उसको समझना है। ठीक है, तो ये एक एडिटोरियल था जो आपका अरुणाचल टाइम्स में आया था, तो उसमें क्रिटिकली एनालाइज किया गया है आफ्रा को। ठीक है, आफ्रा के साथ क्या क्या चैलेंजेस जुड़े हुए हैं उसको बताया गया है। तो अगर इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आता है कि आफ्रा को क्रिटिकली एनालाइज करिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपके वहां एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, और मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इसमें जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा ये आपका एडिटोरियल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेरा इसमें कोई विचार नहीं है, मैं वही पॉइंट्स उठा रहा हूं जो आपका एडिटोरियल में मेंशन है। ठीक है, चलिए आफ्रा की बात करें तो हमें इतना तो सर पता चल ही गया आपकी, इट वाज इनेक्टेड इन 1978, जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे थे उनको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अब इसके साथ इशू क्या है कि सर कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन होगा तो ऑफिशियल परमिशन चाहिए। ठीक है, उनको बताना पड़ेगा ओवर रिलीजियस फ्रीडम एंड तो इससे एक रिलीजियस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे डाउट हो रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहा है तो हमें क्यों इन्फॉर्म करना है। तो इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इससे ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शन आएंगे। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की वो इसको रोकने की कोशिश करेगी, इसका मिसयूज हो सकता है और माइनॉरिटी रिलीजन्स को टारगेट किया जा सकता है। देखिए एक बात तो क्लियर है, कोई भी साइड हो जो इसको सपोर्ट कर रहे हो या अगेंस्ट हो, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि मतलब फोर्स कन्वर्जन अलाउ होने चाहिए, दोनों इस पक्ष इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। मुद्दा कहां फंस रहा है कि जो लोग इसके अगेंस्ट में है उनका मेन कंसर्न ये है कि आपका अगर ये आता है तो इससे फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई हमारा जो कल्चर कंजर्व करना है वो भी हमारा अधिकार है। ठीक है, तो दोनों ही एक तरीके के अधिकार है, एक तरफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है, एक तरफ फ्रीडम टू प्रोटेक्ट योर राइट टू प्रोटेक्ट योर कल्चर की बात हो रही थी। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने अधिकार हैं, उसको लेकर डिबेट चल रही है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स देखें तो ये ऑथर का कहना है कि इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है। आर्टिकल 25 किस चीज की गारंटी लेता है? टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। ठीक है,
तो AFRA restricts voluntary religious conversions by imposing state control and permission requirements। ठीक है, तो ये आपका ऑथर का कहना है। और उनके हिसाब से जो एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जब चीजें क्लियर नहीं हो, जैसे वर्ड लिखे हैं फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट, तो आप किस चीज को फोर्स कहोगे कि ये फोर्सफुली हो रहा है, किस चीज को कहोगे कि इंड्यूस किया जा रहा है, तो यहां पर वर्ड्स की क्लैरिटी भी नहीं है, ये भी ऑथर का कहना है। तो उनके हिसाब से अगर कोई जेन्युइन रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है तो ये उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑथर का कहना है कि इसमें से सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न कि इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25। फिर दूसरा उनका कहना है कि देखो ये जो हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं उसको भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कमेंट में मुझे बताएंगे कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं वो कब साइन हुए थे, किस ईयर में। ठीक है, ये डिक्लेरेशन भी रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करता है। ठीक है, तो AFRA infringes on the globally recognized right to convert voluntarily by creating legal hurdles। तो उनका ये कहना ऑथर का कि लीगल हर्डल्स बना के इसको रोका जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्रिटिकली एनालाइज की बात हो रही है, यहां पर जो पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं वो इसके जो भी चैलेंजेस हैं इस लॉ के, इसके जो कंसर्न्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, जो ऑथर ने यहाँ पर उस लॉ से रिलेटेड जो उनके कंसर्न्स हैं वो डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है रिलीजियस फ्रीडम पे, मतलब जुडिशरी ने इस पर अभी तक क्या क्या किस तरह के आपका डिसीजन दिए हैं। तो रिव्यूड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था एंटी कन्वर्जन लॉ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाना गलत नहीं है, उसको सपोर्ट किया, उसको डिनाई नहीं किया। ठीक है, बट डिड नॉट प्रोहिबिट वॉलेंटरी कन्वर्जन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप एंटी कन्वर्जन लॉ ला सकते हो, फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन को रोक सकते हो, लेकिन वॉलेंटरी अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है आप उसको नहीं रोक सकते। तो ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो यहां पर ऑथर का कहना है कि AFRA में क्या है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन के तौर पे एक्ट करेंगे और जो रिलीजियस चॉइस है उसको डिफिकल्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये यहां पर ऑथर का कहना है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के हिसाब से यहां पर क्या मुद्दा चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एथिकल एंड सोशल कंसर्न्स। एथिकल एंड सोशल कंसर्न्स की बात करें तो जो माइनॉरिटी फेथ्स है, ठीक है, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, तो स्टेट प्रमोट्स इंडिजीनियस ट्राइबल रिलीजन्स बट रेस्ट्रिक्ट्स मिशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, सिलेक्टिव एनफोर्समेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स इंडिया सेक्युलरिज्म, मतलब उन ऑथर का कहना है कि भाई इससे क्या होगा, जो इंडिजीनियस कल्चर है सरकार उसको प्रमोट करेगी और जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है उनकी जो एक्टिविटीज है उसको रेस्पेक्ट करेगी। तो ये ऑथर का इसमें कहना है। और क्या चैलेंजेस ऑथर ने बनाए हैं, और ऑथर का कहना है कि जो हमारी पर्सनल फ्रीडम है उसको रोक मिलेगी इससे। It treats individuals as incapable of making religious decisions independently, discourages religious conversions through legal intimidations, goes against fundamental personal rights and autonomy। ठीक है, तो ये कुछ आपका ऑथर के कंसर्न्स हैं कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग रिलीजियस डिसीजन, मतलब कोई भी पर्सन एक तरीके से अपने जो रिलीजियस डिसीजन है इंडिपेंडेंट होके नहीं ले पा रहा है क्योंकि अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो एक तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन को इनडायरेक्टली डिस्करेज किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपका कौन रख रहे हैं, ऑथर रख रहे हैं। और ऑथर ने क्या कहा है, और उन्होंने कहा है कि भाई इसका मिसयूज होने का पोटेंशियल है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि ये वर्ड्स थोड़े से एम्बिगुअस हैं, फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट, तो आप किस चीज को फोर्स कंसीडर करोगे, आप किस लेवल तक की कन्वर्जन को फ्रॉड कहोगे, तो ये एम्बिगुअस हैं ऑथर के हिसाब से। ठीक है, तो इससे क्या है, इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है,
तो एक फियर और लीगल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है अराउंड रिलीजियस कन्वर्जन्स। तो ये ऑथर का कहना है। तो ये पॉइंट्स अगर कभी मान लो आ जाता है क्रिटिकली एनालाइज दिस लॉ, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एडिटोरियल। अब इसके बाद सर हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगेंस्ट शियोमी डिफर्ड फॉर अरेस्टेड। शियोमी डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, अभी इंजीनियर साहब थे, उनको कुछ लोगों ने मारपीट की। तो वहां जो आपका स्टूडेंट यूनियन है, गालो स्टूडेंट्स यूनियन एंड गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड मतलब एक तरीके की प्रोटेस्ट होती है जिसमें आप क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। कैसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, शहर में आने वाले ट्रांसपोर्टेशन को रोक दोगे, तो उससे क्या होगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेड। आगे मैंने उसकी डेफिनेशन भी मेंशन कर दी है। तो उनका ये था कि सर आपका उनका डिमांड ये था कि भाई जिन्होंने इंजीनियर्स के साथ ऐसा किया है उनको अरेस्ट किया जाए। तो इस डिमांड को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रही थी। ठीक है, चलिए ये मुद्दा तो अपनी एक जगह है। यहां पर हम एक्चुअली थोड़ा सा बात करेंगे शियोमी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, शियोमी डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखो, सबसे पहले तो ये अपना अरुणाचल सरकार से उठाया हुआ मैप है, वेबसाइट से लिया है मैंने, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अपना ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है सर, शियोमी है। ठीक है, तो ये देख लो तवांग, ईस्ट कामेंग, कुरुंग में, ऊपर सुबानसिरी, ये शियोमी, अपर सियांग, दिबांग वैली, अंजो, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका तवांग से भी बॉर्डर करता है, ये क्या है सर, अपना शियोमी है। ठीक है, चलो तो शियोमी की अगर हम बात करें तो शियोमी के रिगार्डिंग 2-4 पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहले शियोमी कब बना, ठीक है, तो शियोमी वाज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 2018। इट वाज फॉर्म्ड एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इट वाज वंस अ पार्ट ऑफ द श्रुतिया किंगडम। श्रुतिया किंगडम कहते हैं, कोई चुटिया किंगडम कहते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आपको इसकी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसका ये पार्ट था। तो जो आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट थी उसको बाइफरकेट करके ये आपका शियोमी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो मतलब जो वेस्ट सियांग वाला एरिया है उससे अलग करके इसको बनाया गया था। ठीक है, ये जो आप देख सकते हो ना, ये आपका वेस्ट सियांग वाला एरिया है। ठीक है, वेस्ट सियांग वाला, तो इससे अलग करके ये आपका शियोमी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो ये बना था 9 दिसंबर 2018 को एज अ 23rd डिस्ट्रिक्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, तातो। ठीक है, तो शियोमी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, तातो में मिलेगा। शियोमी में मेनली 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आते हैं। एक हो गया आपका मेचुका, एक हो गया आपका तातो, एक हो गया पिडी है, ठीक है, और एक हो गया आपका मानीगांव। तो ये 4 इधर कर देता हूँ, दिखेगा। ठीक है, पिडी एंड मानीगांव, तो ये 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आपका शियोमी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। मैं प्लान कर रहा हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश पे एक सीरीज लाई जाए। अगर आप इसके फेवर में हैं तो लिखिए डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप लोग बोलेंगे, चाहेंगे, तो मैं एक इस पे भी सीरीज स्टार्ट करवा दूंगा कि हम एक एक डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी अरुणाचल का है 1 by 1 उसको डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्या होता है हमने मेंशन कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रेशर द गवर्नमेंट। इसका इफेक्ट क्या होगा, लोकल इकोनॉमी, डेली लाइफ पे ये इफेक्ट करेगा। जो इसेंशियल सप्लाईज एंड लाइक फूड एंड मेडिसिन उसको इफेक्ट करेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल ग्रुप्स है उनके बीच टेंशंस को इंक्रीज करता है। तो ये इसके इफेक्ट होते हैं। अब इकोनॉमिक ब्लॉकेड से रिलेटेड हमारे क्या क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ठीक है, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो फ्रीडम ऑफ असेंबली देता है, मतलब उसमें आपका राइट टू प्रोटेस्ट आ जाता है। तो ठीक है, तो राइट टू प्रोटेस्ट हमें मिलता है बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, प्रोटेस्ट के नाम पे ये नहीं आप आग लगा दो, तहलका मचा दो। राइट टू पीस प्रोटेस्ट है बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
उसके अलावा एक कानून है सर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसका काम रहता है ये एंश्योर करना कि जो एसेंशियल गुड्स हैं उसकी सप्लाई ना रुके किसी भी हाल में, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, उनका रोल रहता है कि सर उस एरिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स और लोकल डिमांड्स को बैलेंस करें, ठीक है। मतलब लोकल डिमांड्स को भी सुनना है, साथ ही साथ ऐसा ना हो कि प्रोटेस्ट के चक्कर में कोई सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए, उसको बैलेंस करना है। तो ये काम किसका है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये कुछ जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड वाली न्यूज थी उससे जो मुझे लगा पॉइंट आपके काम आ सकते हैं उसको मैंने एड ऑन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज न्यूकुम योलो सेलिब्रेटेड विद गीती, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है। हाँ जी, तो बताइए जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए न्यूकुम फेस्टिवल आपका कौन सी ट्राइब का है, ठीक है। तो अगर ट्राइब की बात करें तो ये आपका निशी ट्राइब का फेस्टिवल है, ठीक है। न्यूकुम की अगर हम बात करें तो दो वर्ड से मिलके बना है न्योक। न्योक का मतलब होता है लैंड और कुम का मतलब होता है कलेक्टिवनेस और टुगेदरनेस, ठीक है। इसीलिए जो आपका जमीन पे आपका सबको इकट्ठा करके ये सेलिब्रेट करने का एक बहुत प्यारा फेस्टिवल है जो आपका कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, सेलिब्रेटेड बाय द निशी ट्राइब, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। आपका नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नर हाईलाइट्स अरुणाचल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स, ठीक है। तो अपने जो गवर्नर साहब हैं केटी पटनायक जी, उन्होंने अभी बात की कि भाई देखो अपने अरुणाचल में भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, पोटेंशियल है, ठीक है। स्टेट्स ह्यूज पोटेंशियल इन सेक्टर्स लाइक हाइड्रो पावर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें अभी और इन्वेस्टमेंट आ सकता है, डेवलपमेंट होने की अभी जरूरत है। हाइड्रो पावर में काम होना है, ठीक है। टूरिज्म में बहुत काम हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में तो अपना ऐसी प्यारी प्यारी जगह है जो लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी कि इतना प्यारा भी कुछ हो सकता है। तो टूरिज्म का पोटेंशियल अच्छा है। एग्रीकल्चर सर क्या ही कहने अपना, यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी देखने को मिल जाती है, कीवी जैसे फ्रूट्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी अपना अच्छा है ना। और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे भी अभी काफी पोटेंशियल है। रोड्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उसमें भी पोटेंशियल है। तो एज ए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बॉर्डर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड रीजनल डेवलपमेंट। देखो अपना अरुणाचल बॉर्डर पे आता है, ठीक है। आपका ये बिल्कुल ईस्टर्न जो साइड है हमारा इंडिया का, उससे ये कनेक्ट होता है। तो जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको मजबूत करने के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल प्लेस है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया से। तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो हमारी और मजबूत हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका कौन कह रहे हैं, गवर्नर साहब कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स ये सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन चैलेंजेस क्या है कि सर टेरेन बहुत टफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोड कम है, रेलवे की कमी है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो जाते हैं क्योंकि चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है। लैंड ओनरशिप के इश्यूज हैं, ठीक है। आपका जो ट्राइबल लैंड राइट्स हैं, इट कॉम्प्लिकेट इन्वेस्टमेंट, ये कुछ इश्यूज हैं। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप लिख सकते हो कि कभी आ जाए कि भाई अरुणाचल में जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है, वहां पर ये आप पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आसाम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंटर अरुणाचल टेरिटरी फॉर जियो टैगिंग विदाउट प्रायर इंटीमेशन, ठीक है। आसाम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंटर अरुणाचल टेरिटरी फॉर जियो टैगिंग विदाउट प्रायर इंटीमेशन। तो एक अभी बड़ी ही मतलब चौंकाने वाली खबर आई थी कि आपके जो आसाम के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो अरुणाचल की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं जियो टैगिंग के लिए बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, ठीक है। तो ये एक बड़ी मतलब चिंताजनक बात है। अब ये सर जियो टैगिंग क्या होती है?
जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जियो डिजिटल फोटो है, उसके साथ एक अटैच हो जाएगी लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स कि ये किस कोऑर्डिनेट पे ये लोकेशन है, तो दैट इज कॉल्ड जियो टैगिंग। ठीक है, तो जियो टैगिंग क्या है सर? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टू डिजिटल डेटा लाइक फोटोज, मैप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशंस। तो इसका काम कब होता है सर? सर्वे करने में काम आता है, डिफेंस की मैपिंग में, लैंड रिकॉर्ड्स बनाने में और सोशल मीडिया ट्रैकिंग में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एक अनऑथोराइज जो जियो टैगिंग हुई है, ये कंसर्न क्यों है? तो ऑब्वियसली बात है, आप किसी स्टेट में बिना इंफॉर्मेशन के घुस रहे हो तो ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बनता है, क्योंकि ऑलरेडी अपना एक डिस्प्यूट है चाइना के साथ। ठीक है, तो अगर अनऑथोराइज मैपिंग है, हो सकता है उससे हमारे जो मिलिट्री बेसिस हैं, हमारे जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस इंस्टॉलेशन है, उसकी जानकारी लीक हो सकती है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो एक सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है सर, हमारी जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है, चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत। अनऑथराइज मैपिंग कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। ठीक है, अफेक्ट्स इंडियाज बॉर्डर कंट्रोल एंड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सर? और क्या इसके साथ कंसर्न्स जुड़े हुए हैं? हमारी जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं और जो ट्राइबल राइट्स हैं उसको ये रिस्क पहुंचा सकता है। आर्टिकल 371H अपना स्पेशल राइट देता है अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल लैंड को और गवर्नेंस को। ठीक है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। ठीक है, अनअप्रूव्ड मैपिंग से क्या हो सकता है, कॉर्पोरेट लैंड ग्रैब्स की सिचुएशन हो सकती है। सॉरी, ठीक है, इलीगल माइनिंग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। कल्चरल ऑटोनॉमी का लॉस हो सकता है। एक मिनट रुकिएगा। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज आपका जुड़े हुए हैं। डेटा प्रिवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल आपका डेटा मिसयूज हो सकता है। जियो टैग्ड डेटा कैन बी सोल्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस। तो ये सारे आपका सिक्योरिटी इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके देखो एग्जाम में डायरेक्ट आपका पॉइंट्स लिखने में काम आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे विल प्राइमरीली कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चंस हैं, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं। क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द आफ्रा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 25। Discuss the ethical and social implication of AFRA. How does it affect religious minorities and individual freedom of choice? Examine the conflict between state anti-conversion laws like AFRA and India's commitment to international human rights conventions. The recent sighting of the northern pintail in Tawang has raised interest among ornithologists and conservationists. Discuss the significance of this sighting in the context of climate change and biodiversity conversion. तो इस तरह से जो भी हमने आज न्यूज डिस्कस करी उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं और मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमने ऐड कर दिए। तो पूरा ये जो आपका पीडीएफ है उसके लिए आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ वगैरह वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा, हमारा टीजीटी जो और पीजीटी के जो कोर्सेज रन हो रहे हैं उसके बारे में आपकी कोई भी जानकारी है, कोई भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो हमारा नंबर है 8822599036, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ऑलरेडी सर 2022 में हमने टीजीटी पीजीटी कराया था 150 प्लस, उसमें हमारे पीजीटी प्रीलिम्स में सिलेक्शन थे।
इस बार भी हमें वही टारगेट लेना है। तो पीजीटी में हमने सक्सेसफुली टीजीटी और पीजीटी में 2 बार लास्ट जब 2022 में हुआ था तब हमने पूरे बैचेस कंप्लीट कराए हैं सक्सेसफुली। लास्ट ईयर भी हुआ है टीजीटी का अनाउंसमेंट, तो हमने टीजीटी के बैचेस कंप्लीट कराए। इस साल हम फिर उसको करा रहे हैं। तो ऑलरेडी वी हैव एनफ एक्सपीरियंस कि अपने अरुणाचल में जो हम टीजीटी पीजीटी चलता है उसके रिलेटेड कोर्सेज रन कर रहे हैं। तो आप भी अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, डेमो लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको लगता है ये पूरा एनालिसिस आपके लिए फ्रूटफुल है, आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो ये इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगले एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।